अब आ गया सर आगा का तीसरा टॉपिक। सर आगा का तीसरा टॉपिक था सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की तीन कंडीशन हो सकती हैं जहाँ से आप सैम्पलिंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आप सैंपल तैयार कर रहे हो, तो आप सैंपल कहाँ से ले रहे हो। तीन जगह हो सकती हैं। एक वो जो होमोजीनस हो, जहाँ पे हर जगह पे एक ही जैसा सैंपल आपको मिले। होमोजीनस होगा तो उसके लिए फिर आपको इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सेम जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है आप वो करते हो। अगर होमोजीनस ना हो तो फिर दो कंडीशन ऐसी होती हैं। एक होती है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब क्या है, कहीं पे कुछ कंसंट्रेशन है, कहीं पे कुछ कंसंट्रेशन है, कहीं पे कुछ कंसंट्रेशन है। तो वहाँ पे फिर आपको स्टेटिस्टिकली डिटरमाइन करना होता है कि कितना सैंपल लेना है, कितने रेप्लिकेट्स बनाने हैं, वो सब कैसे डिटरमाइन करते हैं वो भी हम पढ़ लेंगे। फिर तीसरी कंडीशन होती है वो जहाँ पे आपके पास जो जहाँ से भी आप सैम्पलिंग कर रहे हैं वो देखने में तो होमोजीनस हो, लेकिन हो क्या वो हेट्रोजीनस, कि आंखों से आपको लगता है कि ये हाँ होमोजीनस है, लेकिन जब आप सैम्पलिंग करो तो आपको चले कभी कुछ कंसंट्रेशन आ रही है, कभी किसी चीज़ की कंसंट्रेशन, कहीं पे कुछ कंसंट्रेशन आ रही है, कहीं पे कुछ कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि ये हेट्रोजीनस है। अगर ये वाली कंडीशन होती है तीसरी कंडीशन कहलाती है, और इसके लिए सैम्पलिंग का तरीका डिफरेंट होता है। सैम्पलिंग का मकसद क्या होता है, आपको ये पता होता है कितने ग्राम चाहिए और कितने रेप्लिकेट्स चाहिए, ताकि आपके पास जो डेटा है वो कम से कम एक्यूरेट आए। सैम्पलिंग जब आप एक्सपेरिमेंट करो तो आपके पास रिजल्ट एक सिमिलर आए। इसके लिए आपके पास सबसे पहला क्या होता है कि जब आपके पास पहला कंडीशन हो वेयर हेट्रोजीनस सैंपल। इसके अलावा पहली चीज़ तो आपको दो चीज़ें बता दूं, सर ने खाली यही तो पढ़ा के छोड़ दिया, लेकिन सर घुमाने के लिए दे सकते हैं। वो ये आ गई कि आप सर ने बताया था हमें एस एम क्या होता है आपके पास, वेरिएंस मेथड या मेथड की वेरिएंस। ये किसकी वजह से कोर्स होती है, सिर्फ रैंडम एरर की वजह से होती है। तो इसका मतलब है इसको हम इन्फ्लेक्ट नहीं कर सकते, कम ज़्यादा कर ही नहीं सकते, रैंडम एरर तो हमेशा मौजूद है, तो ये कम ज़्यादा तो नहीं हो सकती, ये तो फिक्स होगी। फिर आ गई आपके पास फिक्स भी नहीं होगी, खैर रैंडम एरर है, लेकिन ये ओवरऑल इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। ओवरऑल वेरिएंस क्या होती है, ओवरऑल वेरिएंस होती है जहाँ पे आपके पास मेथड वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस दोनों को प्लस करोगे तो आपको आपकी ओवरऑल वेरिएंस मिल जाएगी। तो ये किसकी वजह से होती है, ये बहुत रैंडम एरर की वजह से होती है, क्योंकि ये इसका भी सम है और ये इसका सम है, तो यहाँ रैंडम एरर भी होता है इसके अंदर और सैंपल वेरिएंस भी होती है। जबकि सैंपल वेरिएंस के अंदर सिर्फ आपके पास जो सैम्पलिंग अगर आप एरर कोस कर सकते हो आपके पास वही होता है। ओवरऑल सैंपल वेरिएंस किसके, ओवरऑल वेरिएंस किसके बराबर होती है, सैंपल वेरिएंस प्लस मेथड वेरिएंस, अभी डिस्कस किया था हमने। अब यहाँ पे जाके हो सर ये घुमा के आपको सवाल दे सकते हैं कि आपके पास ओवरऑल वेरिएंस आपकी इतनी है और आपके पास मेथड वेरिएंस इतनी है, तो आपकी सैंपल वेरिएंस कितनी होगी। ये इससे आसान सवाल और क्या मुश्किल सवाल है, ये तो थोड़ा बिल्कुल ही आसान हो गया। इसके अलावा जो सर दूसरा सवाल दे सकते हैं वो आपको ये दे सकते हैं कि आपके पास सैंपल वेरिएंस इतनी है और ओवरऑल वेरिएंस इतनी है। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी ओवरऑल वेरिएंस इतने से इतनी हो जाए कम, तो फिर आप उसमें क्या करोगे, तो जाहिर सी बात है अगर आपको ओवरऑल वेरिएंस कम करनी है तो सैंपल वेरिएंस से ये कम कर सकते हो आप, मेथड वेरिएंस कम नहीं हो सकती। तो सैंपल वेरिएंस कितनी कम होनी चाहिए वो आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे। उसके बाद फिर आपको जो डेटा दिया होगा उसको मदद से इस्तेमाल करके आप मालूम कर लोगे कि आपको कितने स्टैंडर्ड चाहिए या कितने रेप्लिकेट्स चाहिए और कितना मास चाहिए। असल जब आपको ये सवाल देकर समझ आ जाएगा। पहले एग्जाम्पल सर ने दिया, हमने क्या किया, अलग बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए इस अमाउंट में 0.99 इस ग्राम में अमाउंट के अंदर हमने निकाला, और फिर उसके ज़रिए हमें ये कंसनट्रेशन मालूम हो। अब किसी चीज़ को भी एनालाइज़ कर रहे हो हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है कि हमने इतनी अमाउंट ली, उस पर हमें इतनी कंसनट्रेशन निकली। तो हमने क्या करना है, पहले जितनी भी अमाउंट ली थी उसका मीन ले लिया, जितनी भी कंसनट्रेशन आई उसका मीन ले लिया, उसी कंसनट्रेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर कैसे आती है, स्टैंडर्ड डिविएशन को मीन से डिवाइड करते हैं, एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद फार्मूला क्या दिया था सर ने, एम इंटू परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर बराबर होता है सैम्पलिंग कॉन्स्टेंट का। तो सबसे पहले हमने सैम्पलिंग कॉन्स्टेंट ही मालूम करना है। एम क्या था आपके पास, मास जो हमने एवरेज निकाला था एक्स एम, वो आप यहाँ रखोगे। रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमने कैलकुलेट करके यहाँ रखी, उस पर स्क्वायर लगाया तो हमें क्या मिल गया, केस मिल गया। केस आ गया हमारे पास 6.058। ये तो हमारा सबसे पहला काम होता है जो हमें करना होता है। जब हमारे पास सैम्पलिंग कॉन्स्टेंट आ गया, फिर हम इस वाले फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप मजीद अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब उन्होंने हमें कह दिया कि आपका सैम्पलिंग वेरिएंस कितना होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए। अब सैम्पलिंग वेरिएंस कम होगा तो इसका मतलब है कि आपको अपनी रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन किससे आती है, वो भी डिपेंड करती है स्टैंडर्ड डिविएशन पे, जो आपकी वेरिएंस होती है वो भी स्टैंडर्ड डिविएशन पे। या आप इस तरह समझो, अगर आपको सवाल दिया हुआ था सर ने कि आपकी ओवरऑल वेरिएंस थी 10, मेथड वेरिएंस है 5, अब आप चाह रहे हो कि आपकी ओवरऑल वेरिएंस 10 से आ जाए 8 के ऊपर, तो आपकी सैम्पल वेरिएंस कितनी होनी चाहिए। पहले आपको बताता हूँ, ओवरऑल वेरिएंस 10 थी, मेथड आपके पास 5 था, तो आपके पास सैम्पलिंग वेरिएंस भी 5 ही थी। लेकिन जैसे ही आपने क्या करा, इसको 8 कर दिया, इसका मतलब ये तो फिक्स ही रहा, ये तो 5 ही रहा। अगर ये 8 हो गया इसका मतलब जो सैम्पल वेरिएंस थी वो 3 हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, अगर ये सैम्पल वेरिएंस 3 हो गई तो इसका मतलब क्या है, अब आप सैम्पल वेरिएंस 3 है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर 3 है, तो आप उसे स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लो अंडर रूट लेके, तो आपको पता चल गया आपको स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए कितनी। तो वो आपने एक तरफ लिख ली कि आपको इतनी स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए थी। फिर आपने पूरा ये वाला एक्सपेरिमेंट जैसे अभी हमने डिस्कस किया था वो परफॉर्म किया। जो स्टैंडर्ड डिविएशन आपने बाद में निकाली थी वो अलग रखी हुई अपनी,
आपने यहाँ से पूरा कैलकुलेट करा, सैम्पल कांस्टेंट निकाल लिया। सैम्पल कांस्टेंट निकालने के बाद अब आपने इसी फार्मूले को दोबारा इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? अब ये वाला फार्मूले से जो आपने अपनी वो निकाल ली सैम्पलिंग कांस्टेंट, उसके बाद वापस आपने ये फार्मूला लिखा। उसके अंदर अब आपको पता है कि आप मास कितना लेना है वो आपको मालूम करना है, ताकि आपकी मर्ज़ी की रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन आ जाए। आपकी मर्ज़ी की रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन कौन सी होगी? ये वाली जो आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाली थी, उसको आप मीन से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीपल कर दो, तो आपको रिक्वायर्ड रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन मिल जाएगी। तो वो रिक्वायर्ड रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन आप यहाँ रख दो। सैम्पलिंग कांस्टेंट है, उसके ज़रिए आपको मास पता चल जाएगा कि आपको कितना मास लेना होगा, ताकि आपकी मर्ज़ी का आपके पास सैम्पल वेरिएंस आ जाए। जब आपको मास पता चल गया तो आप वही रिजल्ट लिख सकते हो। अगर आप इतना मास लेके उसको मज़ीद एनालाइज करोगे तो आपको इतनी स्टैंडर्ड सैम्पलिंग वेरिएंस मिलेगी, जिसकी वजह से आपको जो ओवरऑल वेरिएंस होगा वो इतना कम हो जाएगा। इस तरह के सवाल सर दे सकते हैं घुमा के। ये मैंने सिंपल करके आपको बता दिया। ये फिर वही बताया था, अगर आपको रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन जो आपने स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाली थी, उससे आपने जो रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाली वो 1.5, अब आपको 1.5 रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन चाहिए थी, तो आपने 1.5 यहाँ रखा, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, सैम्पलिंग कांस्टेंट रखा, उससे आपने मास निकाल लिया। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन थी यहाँ मल्टीपल हो रही है मास से, तो मैं वहाँ ले गया तो ये डिवाइड में हो गई। सैम्पलिंग कांस्टेंट डिवाइड में आ गया, रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन सैम्पलिंग कांस्टेंट नॉमिनेटर में आ गया, रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन आपकी डिनोमिनेटर में आ गई, स्क्वायर लगाया, ओवरऑल कैलकुलेशन की मास मिल गई। इतना मास आप लोगे तो आपको इतनी रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन मिलेगी। आपने इतना मास लिया था तो आपको इतनी रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन मिली थी, अगर आप इतना मास लोगे तो आपको इतनी रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन मिलेगी। स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालनी है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन में से फिर वही बात है, आपने स्टैंडर्ड डिवीएशन में से मीन माइनस करा था, 100 से मल्टीपल करा तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन आई थी। ये 100 को आप वहाँ ले जाओ, डिवाइड में चला जाएगा, ये आपका डिवाइड में था, वहाँ ले जाओ मल्टीपल में चला जाएगा, आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन मिल जाएगी। स्टैंडर्ड डिवीएशन का आपने स्क्वायर लिया तो आपको सैम्पलिंग वेरिएंस मिल गई। सेकंड केस क्या था? सेकंड केस के अंदर आपके पास था इन केस ऑफ कंफर्म हेट्रोजीनस। ये वाला केस क्या था कि जहाँ पे आपको देखने में होमोजीनस लग रहा था लेकिन था वो हेट्रोजीनस। यहाँ पे देखने में भी हेट्रोजीनस है और पता भी है आपको हेट्रोजीनस है। ये दोनों कंडीशंस का सर आपको सवाल में लाजमी बताएंगे। फिर क्या हुआ, आपने 2 टेस्ट अप्लाई करने होते हैं इसके ऊपर, 2 आपको कॉन्स्टेंट वो मालूम करनी होती हैं, ए और बी। तो ये आपका पास फार्मूला है। सैम्पलिंग वेरिएंस का फार्मूला क्या है? ए क्या है आपके पास? होमोजीनियस कांस्टेंट डिवाइड बाय एन एस क्या है आपके पास? नंबर ऑफ सैंपल। एम एस क्या है आपके पास? मास ऑफ सैंपल प्लस बी आपके पास सेग्रीगेशन कांस्टेंट, फिर से वो एन एस आ गया, मतलब नंबर ऑफ सैंपल। इस वाले फार्मूले से आपने क्या डिटरमाइन करना होता है? पहले ए और बी। इसके लिए आपके पास ये आ गया। 2 केस होते हैं, जैसे आपने लैब के अंदर किया था साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन, ये उसी तरह का फार्मूला है। आपको 2 केस होंगे। पहले केस में क्या होगा? नंबर ऑफ सैंपल कितने थे? 15 थे। मास ऑफ सैंपल कितना था? 1 ग्राम था। और वेरिएंस कितनी आई थी? इतनी आई थी। तो दूसरे केस में इतने आपको दोबारा डेटा दिया गया, नंबर ऑफ सैंपल इतने हैं, मास इतना था, वेरिएंस इतनी थी। आपने दोनों वैल्यू से 2 इक्वेशन तैयार कर ली, पहले वाले डेटा से पहली इक्वेशन, दूसरे वाले डेटा से दूसरी इक्वेशन, और फिर आपने साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर लिया। ए और बी को डिवाइड करा, प्लस करा, कर आके आपने ए और बी मालूम कर लिया। ए और बी पता चल गया आपको। अब इसकी मदद से आप मज़ीद चीज़ें मालूम कर सकते हो। तो इसको मैं आपको पीछे ही समझा दूँ। फॉर एग्जांपल, अब आपको ए पता है ये कांस्टेंट है, बी पता है आपको कांस्टेंट है, और स्टैंडर्ड वेरिएंस आपको क्वेश्चन में दी हुई है। सर ने कहा भाई इतनी वेरिएंस, ये 2 केस दे दिए सर ने, आपने से करके आके ए निकाल लिया। फिर उसके बाद सर ने आगे सवाल कंटिन्यू किया। अब सर चाहते हैं कि आप वेरिएंस इतनी लेके आओ, तो उसके लिए आपको कितने सैंपल चाहिए? तो अगर आपको सैंपल मालूम करना है तो जाहिर सी बात है मास आप वही उतना ही रखोगे जितना आपने पहले रखा था। इसके बाद फिर आप क्या करोगे? नंबर ऑफ़ सैंपल रखोगे। नंबर ऑफ़ सैंपल आपको मालूम करने तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे, पूरा कैलकुलेट करके नंबर ऑफ़ सैंपल निकाल लोगे। अगर सर ने ये नहीं पूछा कि नंबर ऑफ़ सैंपल कितने चाहिए, सर ने कहा आप मास ऑफ़ सैंपल कितना लोगे, तो नंबर ऑफ़ सैंपल आपने मजीद से मजीद दोबारा 10 ही ले लो। स्टैंडर्ड आप सर ने आपको वेरिएंस बता दी, सर ने आपको नंबर ऑफ़ सैंपल बता दिया, पूछ लिया उसका मास कितना लगेगा, तो आपने इस कैलकुलेशन के जरिए उसका मास मालूम कर सकते हो। सबसे पहला पार्ट क्या, जैसे यहाँ पे था आपने सैम्पलिंग कांस्टेंट के अंदर केस मालूम किया था, इस तरह यहाँ पे आप ये कांस्टेंट मालूम करोगे ए और बी साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन के जरिए। इसके बाद फिर आप अपनी मर्जी से इस फार्मूला को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ सैंपल भी मालूम कर सकते हो, मास भी मालूम कर सकते हो, और वेरिएंस भी हो सकते हो सकता है सर ने आपको ए भी निकालने के बाद कह दिया कि नंबर ऑफ सैंपल अगर आपको इतने दिया जाए और मास इतना दिया जाए तो उसके पास सैंपल वेरिएंस कितनी निकलेगी, तो वो भी आप निकाल सकते हो। इसके बाद ये आखिरी टॉपिक था शिवर्ट चार्ट की, तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। खैर सर ने सीधी आपको बताई थी क्या होगा कि आपको एक सेट ऑफ डेटा दे दिया सर ने, उस सेट ऑफ डेटा दे दिया, उसके अलावा सर ने आपको क्या दे दिया? टारगेट वैल्यू दे दी। टारगेट वैल्यू के बाद आपको समीशन डिवाइड बाय सिग्मा डिवाइड बाय √n दे दिया। वॉल्यूम आपको 2 चीज़ें निकालनी होती हैं। सबसे पहले एक होती है वार्निंग लिमिट और एक होती है एक्शन लिमिट। वार्निंग लिमिट का फार्मूला क्या है? ये रहा, पॉपुलेशन मीन टारगेट वैल्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा डिवाइड बाय √n। 2 सिग्मा डिवाइड बाय n की वैल्यू आपको दी हुई है 2.5, और ये भी दिया हुआ है आपको 80। 2.5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 5 आ गया।
5 को आपने 80 में प्लस माइनस करा तो 85 और 75 आ गए। तो ये हो गई आपकी वार्निंग लिमिट 85 टू 75। एक्शन लिमिट का फार्मूला सेम वही है, बस यहाँ 2 की जगह पे आपने 3 लगा, उसके ज़रिए जब आपने फार्मूला वैल्यू पुट करी तो आपके पास एक्शन लिमिट आ गई 72.5 टू 87.5। आपने सबसे पहले अपने पास एक चंबर सिंपल सी